हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, आपके लिए जो पब्लिकली प्लेटफॉर्म हैं। और दोस्तों, वे भी भाई बहन जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की, तो वे भी हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। तो आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य लेके आए हैं वन लाइनर के रूप में। ठीक है, तो देखिए, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा, बहुवस्तु स्पर्शिनी, यहाँ पे ये रहेगा उड़न द्वारा। बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, निराला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हमने उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, ये कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला में है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, निराला की रचना सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी रेखा सच है संकलित हैं। ये कुछ कविताएं हैं निराला जी की। देखिए, सम्राट एडवर्ड के प्रति एक है, प्रेयसी है, रेखा है, सच है। ये कविताएं किस रचना में संकलित हैं और ये निराला जी की हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अनामिका। तो आप लोग जानते होंगे अनामिका 2 भाग में छपा था। एक फर्स्ट जो अनामिका है आपका प्रथम संस्करण उसका 1923 में छपा था, और जो द्वितीय संस्करण है 1938 में। तो ये सब रचनाएं अनामिका 1938 में छपा है। ठीक है, दूसरे संस्करण में। चलिए अगला देखते हैं। निराला की रचना विधवा भिक्षुक संध्या सुंदरी संकलित है। तो ये किस रचना में संकलित है? तो ये है आपका दोस्तों परिमल में। फिर से एक बार सुनेंगे, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी रेखा सच है, ये अनामिका द्वितीय संस्करण में संकलित है। और निराला की रचना जो विधवा है, भिक्षुक है, संध्या सुंदरी, ये है आपका परिमल में। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट, सुमित्रानंदन पंत का कौन सा महाकाव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सुमित्रानंदन पंत का कौन सा महाकाव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पे आधारित है? तो ये है आपका लोकायतन। लोकायतन। ठीक है, और अगला है पंत की प्रथम कविता। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे पंत की प्रथम कविता की बात करें तो यह है गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। ठीक है, ये कब की रचना है? तो 1916 की रचना है। गिरजे का घंटा 1916 की रचना है। अगला देखिए, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग इत्यादि कविताएं हैं। झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग इत्यादि कविताएं, ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का। सुभद्रा कुमारी चौहान। ये दोस्तों इनका एक जीवनी है, वो बहुत पूछा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो जीवनी है, मिला तेज से तेज, ये भी आप अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा। जो इनकी जीवनी है, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, और ये लिखा किसने है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुधा चौहान ने लिखा है। ठीक है, सुधा चौहान ने। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान
क्षमा कीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुधा चौहान का संबंध है, बहन का, पुत्री का, माँ का। तो ठीक है, क्योंकि इसके पहले एग्ज़ाम में ये प्रश्न बन चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का गोपाल चंद गिरधर दास से क्या संबंध था। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज, सुधा चौहान ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है? एक बार फिर सुनेंगे। महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है? तो हो जाएगा दोस्तों, देखिए इनको हम हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका सप्तपर्णा। सप्तपर्णा। तो चलिए अगला देखते हैं। पिंजरा पोल और चिड़ियाघर ये व्यंग रचना है। तो ये व्यंग रचना है, तो इसे व्यंग कवि ही लिखे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हरिशंकर परशाई। हरिशंकर परशाई, इन्हीं की रचना एक है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते इनकी रचना है। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी और फूल, कामनी और हंसमाला व अग्निशस्य इत्यादि रचनाएं हैं। एक बार फिर सुनेंगे। मिट्टी और फूल, कामनी, हंसमाला व अग्निशस्य इत्यादि रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये रचनाएं जिनकी है, इनकी और भी रचनाएं हैं, वो बहुत पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। तो आप अभी मेरे ख्याल से ये रचनाएं अभी नहीं पूछी गई हैं, तो आप इनको भी जानते रहिए। तो ये रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा जी की। इनका शोल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, नरेंद्र शर्मा। आगे देखिए। हिंदी साहित्य में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से होता है? तो रचना का नाम है राउल वेल, जिसमें कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है और इनमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। ये तथ्य पूछे गए हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ठीक है, तो ये भी तथ्य आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैथिली हिंदी में गद्य रचना आपका वर्ण रत्नाकर। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये मैथिली में लिखा गया है, वर्ण रत्नाकर। और इसे लिखा किसने है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने लिखा है। कौन सी रचना को? वर्ण रत्नाकर को। ठीक है, आगे देखिए। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो आपका रचना है सब रस। ये उर्दू की प्रथम रचना है, सब रस। और इसे किसने लिखा है? तो इसे मुल्ला वजही ने लिखा है। मुल्ला वजही ने लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम गद्य लेखक हैं। एक बार फिर सुनेंगे। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं, तो वह हैं आपके ख्वाजा बंदा नवाज। ख्वाजा बंदा नवाज है दोस्तों। कौन है ये? दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं ख्वाजा बंदा नवाज।
गेशुदराज, यही आपके दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं और इनकी जो रचना है वो है आपका मिराजुल आस्किन, मिराजुल आस्किन इनकी प्रथम रचना है। ठीक है, तो देखिए इनकी रचना मिराजुल आस्किन में किस धर्म का उल्लेख किया गया है। एक बार फिर सुनेंगे, मिराजुल आस्किन में किस धर्म का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सूफी धर्म। ठीक है, यहाँ पे आपका सूफी धर्म का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो देखते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी पे जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन्हें आप जरूर पढ़िएगा। और कामायनी रचना जो जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है 1935 में लिखा गया है और इनमें 3 प्रमुख पात्र हैं, श्रद्धा है, मनु है और इड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें 15 सर्ग हैं। इन सर्ग से भी प्रश्न बनते हैं, प्रथम व अंतिम सर्ग ही पूछ लिए जाते हैं, प्रथम 3 पूछ लिए जाते हैं, क्रम से पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार सुनेंगे आप। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथ और वीणा, पल्लव व गुंजन कैसी रचना है। तो आप लोग जानते होंगे सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं 4 पार्ट में हैं। छायावादी रचना है, प्रगतिवादी है, अंतःचेतनावादी है और नवमानवतावादी है। तो उनमें दोस्तों ये जो उच्छ्वास, ग्रंथ और वीणा, पल्लव, गुंजन ये है आपका छायावादी रचना, ये आपका छायावादी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें अगर छायावादी प्रथम रचना की बात करूं तो उच्छ्वास है और अंतिम की बात करूं तो ये गुंजन है। ठीक है, प्रथम उच्छ्वास, छायावादी प्रथम रचना पंत की उच्छ्वास है और अंतिम गुंजन पंत की है, ये भी छायावादी है। और देखिए पंत की रचना उच्छ्वास है और यहीं पे मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो उनकी रचना है शोकोच्छ्वास। ये दोनों रचनाएं एक जैसी हैं तो आप इनको मत भूलिएगा। शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की है, उच्छ्वास पंत की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, अरविंद दर्शन से। आगे देखिए, जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ अलंकार है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है, अगर ये क्वेश्चन आए तो इन्हें आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, विभावना अलंकार। आगे देखिए, हिरण्यकशिपु, कवयित्री और वाल्मीकि में अशुद्ध वर्तनी हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्तनी दिए हुए हैं, हिरण्यकशिप, कवयित्री और वाल्मीकि में अशुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पे हिरण्यकशिप आपका सही है और कवयित्री राइट है। यही जो वाल्मीकि ये आपका गलत है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा वाल्मीकि, वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि ये आपका राइट है, शुद्ध है। ठीक है, क्रिया के मूल को कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। विधानसभा, रोग पीड़ित, सेनानायक और अकाल पीड़ित में समास है। विधानसभा,
रोग पीड़ित और सेनानायक अकाल पीड़ित। में समास की बात करें तो दोस्तों हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास वो एक समास है जिसमें कारक का सभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, गमला, कमरा, पिस्तौल और तौलिया किस भाषा का शब्द है? फिर से सुनेंगे, विदेशी भाषा के शब्दों से भी प्रश्न बनते हैं। तो गमला, कमरा, पिस्तौल और तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली भाषा। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का ये शब्द है। गोभी हो गया, चाबी हो गया, बम्बा, अलकतरा, अलमारी, ये सब आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देखिए, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न दोस्तों, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। काकल्य और प्रकंपित वर्ण हैं, काकल्य और प्रकंपित वर्ण हैं दोस्तों ये। और आप जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद ये पढ़ के जाइएगा। ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनसे आते हुए भी ये आते रहते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन में हम आके गलत कर देते हैं। तो एक बार परीक्षा देने जाने से पहले आप एक बार ये ज़रूर देख के जाइएगा। तो काकल्य और प्रकंपित, काकल्य आपका क्या होता है? ह होता है। ठीक है, और प्रकंपित की बात करें दोस्तों तो ये र होता है। प्रकंपित को लुंठित भी कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित को लुंठित भी कहते हैं और काकल्य ह है। ठीक है, आगे देखिए, सभी स्वर अल्प प्राण व अघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण व अघोष होते हैं? नहीं, सभी स्वर अल्प प्राण के साथ साथ घोष होते हैं, अघोष नहीं होते। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सभी स्वर अल्प प्राण, ये आपका सही नहीं है, घोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण व घोष होते हैं। आगे देखिए, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक व पितामह माना जाता है, वे कौन से कवि हैं, लेखक हैं? तो वे हैं आपका भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इनकी पत्रिकाएं आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इनकी रचनाएं हैं। चलिए, और एक है तदीय समाज की स्थापना, इनका खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। आगे देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही चर्चित है। आवारा मसीहा जीवनी के लेखक दोस्तों, ये भी तथ्य, ये रचना बहुत बार पूछा गया है। तो आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं शरद बाबू, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आवारा मसीहा जीवनी लिखे हैं, और हमने इसके पहले भी वीडियो में अपने पढ़ाया है। इसके 3 भाग हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज, देशांत। 14 वर्ष लगा था इन्हें लिखने में। 1974 की ये रचना है। ठीक है, सॉरी, ये है आपका शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। यहाँ पे जीवनी लेखक की बात कही गई है दोस्तों, ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जो कि एक बंगाली लेखक हैं। आगे देखिए, अज्ञेय, प्रेमचंद और जैनेन्द्र में जीवनी लेखक हैं। इन तीनों लेखकों में आपको बताना है कि वे कौन से लेखक हैं जिन्होंने जीवनी लिखा है।
तो अज्ञे इन पे भी जीवनी लिखी गई है। शिखर से सागर तक रामकमल राय ने लिखा है। प्रेमचंद पे भी दोस्तों प्रेमचंद घर में इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है। और जैनेन्द्र जो हैं इन्होंने गांधी जी पे लिखा है। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी इन्होंने लिखा है खुद स्वयं जैनेन्द्र जी ने। लेकिन ये प्रेमचंद और अज्ञे ये कोई भी जीवनी नहीं लिखे गए हैं, इनके ऊपर जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र ने जीवनी लिखा है। जैनेन्द्र एक जीवनी लेखक हैं। आगे देखिए और ये अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो यात्रा वृतांत के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो यात्रा वृतांत के लेखक हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है। कौन से किस नाम से? तो पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। और दोस्तों एक दो रचनाएं और हैं। एक है आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का, ये भी खूब पूछा जाता है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का। ठीक है, तो दोस्तों जो भी भाई बहन बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा दिए हैं और देने वाले हैं, उन सबको हमारी शुभकामना है, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे बहुत अच्छा करके आएँ, ईश्वर उन पर अपनी कृपा बनाएं। तो दोस्तों आप सबको बेस्ट ऑफ लक।